दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी सी कहानी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ गुड लेसन। क्या मतलब हुआ? गुड मतलब अच्छा और लेसन मतलब सबक। अ गुड लेसन मतलब एक अच्छा सबक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a buffalo grazed 4 hours in a field till her stomach was full। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ग्रेज का मतलब होता है चरना। तो आप इस वर्ब को भी नोट कर सकते हैं, ये एक अच्छी वर्ब है, आप लोगों के लिए एक शायद नई वर्ब हो सकती है। GRAZE ग्रेज। ग्रेज का मतलब होता है पशु। जो पशु चरते हैं घास वगैरह उसे ग्रेज कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है ग्रेज्ड। वंस एक बार, अ बफलो एक भैंस, ग्रेज्ड 4 hours मतलब एक बार एक भैंस ने, बफलो ग्रेज 4 hours कई घंटे, मतलब उसने चरा, इन ए फील्ड एक खेत में, टिल जब तक, हर स्टमक वॉज फुल जब तक उसका पेट नहीं भरा। और दोस्तों स्टमक मतलब होता है पेट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ बफलो ग्रेज्ड 4 hours इन अ फील्ड टिल हर स्टमक वॉज फुल मतलब एक बार एक भैंस ने कई घंटों तक घास चरी एक खेत में जब तक उसका पेट भर नहीं गया। देन शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, DRINK, आप उसे नोट कर सकते हैं। ड्रिंक मतलब पीना, और ये सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, DRANK ड्रैंक। देन फिर शी ड्रैंक वाटर, फिर उसने पानी पिया, फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम। दोस्तों स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा, उसे स्ट्रीम कहा जाता है। कोई छोटा नाला, कोई जल का स्रोत, उसे स्ट्रीम कहा जाता है, उसे जलधारा भी कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? देन शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम अ नियर बाय स्ट्रीम, फिर उसने एक नज़दीकी जलधारा से पानी पिया। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा पास्ट, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तब आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को बना सकते हैं। तो आपको वहाँ पर जैसे मान लीजिए सेंटेंस हम एक बना के देखते हैं। सेंटेंस है वह दौड़ने लगा। तो इसका जो हमारी टेल पर वर्ड आ रहा है वो है लगा। वह दौड़ने लगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वह के लिए आपको ही लगाना है। दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड, और स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रनिंग होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो क्या हो जाएगा? वह दौड़ने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग। तो दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ वाक्य के टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके वाक्य को आप बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्टेड, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसी तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसे समझ लेते हैं इसका क्या मतलब हुआ। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी, और फील लेज़ी का मतलब होता है आलस आना। नाउ शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी, अब उसे आलस आने लगा, अब उसे आलस महसूस होने लगा। सो इसलिए शी वेंट मतलब वह गई, एंड सेट डाउन। और दोस्तों ये सिट की सेकंड फॉर्म में नोट कर सकते हैं। सेट मतलब बैठना, सेट डाउन नीचे बैठ गई। अंडर मतलब नीचे, अंडर अ शेडी ट्री। और दोस्तों शेडी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है छायादार, छायादार पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अब उसे मतलब कि आलस आने लगा, इसलिए शी वेंट एंड सेट डाउन अंडर ए शेडी ट्री, इसलिए वो गई और एक छायादार वृक्ष के नीचे, मतलब या कह सकते हैं एक वृक्ष छायादार पेड़ के नीचे वो बैठ गई। चलिए आगे देखिए।
सून जल्दी ही, द बफलो वॉज डोजिंग, और दोस्तों डोज का मतलब होता है झपकी लेना, नींद आ जाना। सून जल्दी ही द बफलो वॉज डोजिंग, जो बफलो थी, भैंस थी, वो झपकी ले रही थी, या कह सकते हैं सो रही थी। चलिए आगे देखिए। आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब ऐसा वाक्य हो जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी, और आप देखेंगे जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य होंगे उसके वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और उसके अलावा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज या फिर वर। यदि हमारा सब्जेक्ट, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो आपको वॉज का प्रयोग करना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो आपको वर का प्रयोग करना है। उसके अलावा इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आप उसके साथ आईएनजी ऐड कर दीजिए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फ्लाई है, FLY, फ्लाई मतलब उड़ना, अब इसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई फ्लाइंग। चलिए तो दोस्तों इस तरह से आप पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बना सकते हैं कि आपको वॉज वर्ब का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब में साथ में फोर्थ फॉर्म लगानी है, और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, अ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, मतलब एक कौवा ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, क्या मतलब हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ सिर्फ आपको नाउन या फिर एडजेक्टिव ही देखने को मिलेगा। चलिए क्या मैं, और टायर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ, तो इसका क्या अर्थ हुआ, ही वॉज वेरी टायर्ड। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, अ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, एक कौवा ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। चलिए आगे देखिए। He came down and rested on the buffalo's back for a few hours, क्या अर्थ हुआ, he came down, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम की सेकंड फॉर्म came down, नीचे, he came down, वो नीचे आया, and rested, और रेस्ट मतलब आराम करना, और सेकंड फॉर्म में rested, और उसने आराम किया। ऑन द बफलोज बैक, ऑन द बफलोज बैक मतलब भैंस की पीठ पर, और दोस्तों यहाँ बफलो के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बफलोज बैक मतलब भैंस की पीठ, और वो भैंस की पीठ पर उसने आराम किया फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही केम डाउन, वो नीचे आया, एंड रेस्टेड ऑन द बफलोज बैक फॉर ए फ्यू आवर्स, और उसने भैंस की पीठ पर कुछ घंटों तक आराम किया। चलिए आगे देखिए। देन फिर द बफलो वोक अप, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और आप इसे नोट कर सकते हैं। वेकअप का मतलब होता है जागना, और ये सेकंड फॉर्म है वोकअप, तो आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। और फर्स्ट फॉर्म है वेकअप, WAKE, वेक, UP, वेकअप, तो हो गया। वेकअप मतलब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है वोकअप। क्या अर्थ हुआ, देन द बफलो वोकअप, फिर जो भैंस थी वो जाग गई। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो एंड सेड, क्या अर्थ हुआ, जो कौवा था कि वो क्या था, द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो, जो कौवा था वो बफलो के भैंस के सामने आया, फ्रंट मतलब सामने, उसके सामने आया, एंड सेड, और उसने कहा, थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद, मैडम मतलब उसने क्या कहा कि मैडम आपका धन्यवाद। आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स, आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को मैं चाहूँगा समझ भी लीजिए, साथ में नोट कर लीजिए। यहाँ इस वाक्य में हैव बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बनाते हैं तब हमें वहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग करना होता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा जो भी उसमें समय दिया गया वो भी मेंशन करना होता है।
यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो उसमें हैव बीन आएगा, और यदि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो उसमें हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और यहाँ सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हैव बीन लगाए गए। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम हो चुका है उसके बाद भी वो क्रिया जारी है, तो इस तरह से उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स, मतलब मैं कई घंटों से आपकी पीठ पर आराम कर रहा हूँ। आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। फील मतलब महसूस करना, ऑब्लाइज का मतलब होता है एहसानमंद, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है ऑब्लाइज्ड, या इसको हिंदी में कृतज्ञ कहा जाता है, और आसान भाषा में यदि इसको समझें तो एहसानमंद। और काइंडनेस नाउन है जिसका मतलब होता है दयालुता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, मतलब मैं आपकी दया के लिए, दयालुता के लिए एहसानमंद महसूस करता हूँ। चलिए आगे देखिए। नो, नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों नो नीड का मतलब है कोई भी ज़रूरत नहीं, तो उसने क्या कहा? नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी, मतलब नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी मतलब मुझे धन्यवाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेड द बफलो, भैंस ने कहा। आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट, क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। फील का मतलब महसूस करना, FEEL फील, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। तो उसने क्या जवाब दिया भैंस ने? आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट, मतलब मुझे कभी भी आपका जो वेट था, मतलब जो आपका भार था, वो महसूस ही नहीं हुआ। आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानती। वैन यू केम, कि आप कब आए, एंड वैन यू गोट ऑफ, और आप कब उतर गए। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, और सेकंड फॉर्म में गोट ऑफ। तो उसने क्या जवाब दिया? आई डोंट नो वैन यू केम एंड वैन यू गोट ऑफ, मतलब मैं नहीं जानती कि आप कब आए और कब आप उतर गए। देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स, तो उसने क्या कहा कि देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स, मतलब छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो, और दोस्तों LEARN लर्न मतलब होता है याद करना, सीखना, और ये सेकंड फॉर्म में लर्नड, तो इसका क्या अर्थ हुआ? द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो, मतलब जो कौवा था उसने भैंस से एक अच्छा सबक सीखा। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ मैंने अपना पूरा प्रयास किया है एक एक वर्ड की मीनिंग आपको समझाने की। और आपको कितना समझ आई वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं जितनी कोशिश कर सकता था उतनी मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं अपनी कोशिश में कितना सफल हुआ हूँ, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए दोस्तों, उसके अलावा हमेशा की तरह मैं आपको कहानी के एंड में होमवर्क देता हूँ। मैं आज भी आपको होमवर्क दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं उनका प्रयोग करके। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है फेल्ट, FELT, फेल्ट। दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म में, फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म में फेल्ट। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। चलिए अब आप दूसरे वर्ड को नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है नीड, NEED, नीड। दोस्तों ये जो वर्ड है नीड, ये वर्ब भी है, साथ में नाउन भी है। यदि आप इसे वर्ब के तौर में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ज़रूरत होना, और उसके अलावा यदि आप इसको नाउन के तौर पर प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है ज़रूरत। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इसका प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 वाक्य बनाने हैं इनका प्रयोग करके, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और उसके अलावा दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी और मैंने आपको कैसा समझाया, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।